अनार का एक एक दाना अलग कहते हुए रमाकांत के चेहरे पर ऐसे भाव आ रहे थे मानो वो अनार का रस नहीं बल्कि संजीवनी बूटी का अर्क निकाल रहे हों, जिसे पीते ही उनकी पत्नी एकदम भली चंगी हो जाएगी और बिस्तर से उठ बैठेगी। काम कहते कहते बीच बीच में पत्नी का मुंह ऐसे निहारती जैसे आधी बीमारी तो वो उन्हें देख देख कर ही ठीक कर देंगे। रमाकांत की पत्नी तुलसी पिछले 7 महीने से बिस्तर पर है। उन्हें लकवा मार गया था। कभी न थकने वाली तुलसी पिछले 7 महीने से आराम से बिस्तर पर पड़ी है। हमेशा भजन कीर्तन करने वाली आज निःशब्द है। आज उसके सुरीले गले से मधुर गीत नहीं निकलते हैं तो सिर्फ स्वर से आह तक, और वो भी अथक प्रयासों के बाद व्यंजन कहाँ से ज्ञा से, तो जैसे उसका कोई नाता ही ना रहा। लेकिन रमाकांत ने अपनी पत्नी के सभी मनोभावों को पढ़ने में महारत हासिल कर ली है। रमाकांत भोर में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके पत्नी की सेवा में जुट जाते हैं। मुँह धुलाने से लेकर कपड़े बदलने तक सारा काम खुद करते हैं। धीरे धीरे बालों को सुलझाते हुए कंघा कहते जैसे तुलसी बच्चे के बाल बनाया करती थी। सिर में हल्का तेल लगाकर उल्टी सीधी चोटी बना दिया करते, जो तुलसी को बिल्कुल भी पसंद ना आती थी। तुलसी की आंखों के भाव अस्पष्टता से इस बात को उजागर करते, पर रमाकांत मुस्कुराकर पत्नी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेर दिया करते, जैसे छोटे बच्चे को फुसलाया जाता है। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाते तो तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते। पति से मिलने वाले प्यार और अपनी लाचारी दोनों पर पति का प्रेम ऐसी लाचारी में मिले, ऐसे तो सपने में भी ना सोचा था तुलसी ने। उसका जी कहता कि तुरंत उठकर बैठ जाऊं। तुलसी की छटपटाहट अस्पष्ट हो जाती थी उसके अधूरे अनकहे शब्दों से। एक नाकाम कोशिश कुछ कहने की, कुछ बोलने की, और फिर थोड़ी ही देर में थक कर शांत हो जाती। बस आंखों से आंसुओं की झड़ी बहना शुरू हो जाती। तुलसी की ये बेबसी देख रमाकांत भी अपने आंसुओं को रोक ना पाते और किसी बहाने से जाकर बाहर अपना जी हल्का कर लेते। हल्का हो जाने पर रमाकांत को तुलसी के नाश्ते का ध्यान आया। रसोई में जाकर जूस को हल्का गुनगुना करके कमरे में ले आए। चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके जूस पिलाने लगी तुलसी को। उन्हें ध्यान आ रहा था तुलसी बच्चों को खिलाने पिलाने के चक्कर में कैसे पीछे पीछे भागा करती थी, लेकिन उसे कभी भी मदद नहीं की। समय ही नहीं था उसके पास, या यूँ कहें कि इन बातों का कोई महत्व ही नहीं था। उसे तो बस अपने ऑफिस के काम के अतिरिक्त कुछ सोचता ही ना था। इन छोटे छोटे खुशी भरे महत्व से परिपूर्ण पलों को कभी जी ना सका वो। ऐसे कितनी ही बार हुआ था कि बच्चों के कारण सुबह के नाश्ते में जरा भी देर भी होने पर वो गुस्से में बिना खाए ही ड्यूटी चला जाता और छोड़ जाता था अपने पीछे तुलसी के लिए एक टीस, एक चुभन, एक पीड़ा। एक बार तो हद पार कर दी रमाकांत ने। रात के खाने का समय हो गया था। बच्चे बिना खाए ही सोने लगी। तुलसी पहले बच्चों को खाना खिलाने लगी, जिसमें थोड़ी देर लग गई। बस फिर क्या था, तुलसी पर तो आफत ही आ गई उस दिन। जैसे ही थाली परोस कर रमाकांत के लिए मेज पर रखा ही था कि एक हाथ हवा में लहराया और झन्न से थाली जमीन पर। थाली की झंझनाहट से रमाकांत की तंद्रा भंग हुई और वो अतीत की गलियारों से होते हुए सीधे वर्तमान में लौट आया। देखा चम्मच उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा है और तुलसी उनका मुंह ताक रही थी, शायद ये जानने के लिए कि क्या हुआ, कहाँ खो गए थे। मेड के आने का समय हो गया। घर की साफ सफाई, चौका बर्तन, कपड़े की धुलाई, पौधों की सिंचाई, ये सब काम मेड ही करती थी, पर खाना रमाकांत खुद ही बनाते थे। बनाना ही कितना होता था, केवल अपने लिए, वो भी दिन भर में एक बार। बाकी समय फल और सलाद पर गुजरते थे। घंटी बजने की आवाज़ आई। लगता है राधा आ गई। राधा मतलब मेड। घर में घुसते ही राधा ने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया। सब काम निपटाने के बाद राधा कमरे में आकर खड़ी हो गई और तुलसी को टुकुर टुकुर ताकने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि कितनी नसीब वाली है मेम साहिब। साहब कितना सेवा करे हैं इनकी। नहलाना धुलाना,
कंघी चोटी खिलाना पिलाना सब कुछ तो करे हैं। कितना प्यार करे हैं मालकिन को। और एक हमारा मर्द है, सारी कमाई छीन लेवे हैं। और प्यार तो दूर की बात, लात घूसा मारे हैं सो अलग। सोचकर उदास हो गई राधा। अरे कहाँ खो गई राधा? रमाकांत जी की आवाज़ पर राधा हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। और ये सोचते हुए राधा वहाँ से चली गई कि अपना अपना नसीब है और मेरी तो किस्मत ही फूटी है। राधा के जाने के बाद रमाकांत दरवाज़ा बंद करने के लिए बाहर आए गए तो नज़र गमले में लगी पौधों पर गई और कुछ देर वो वहीं पर खड़े रहे और पौधों को निहारने लगे। फिर जेब से फ़ोन निकाला और 2-4 फ़ोटो खींचकर अंदर आ गए। तुलसी को बागवानी का बहुत शौक़ था, सारे पौधे उसी के लगाए हुए थे। अब वो बिस्तर पर पड़ी है तो पौधों को देख नहीं पाती, इसीलिए प्रतिदिन रमाकांत पौधों की फ़ोटो खींचकर तुलसी को दिखाते थे। और जिस कमरे में तुलसी थी उसकी खिड़की के सामने ढेर सारे गमले रख दिए थे ताकि भले ही देख ना पाए उन्हें, पर आसपास पौधों के होने का एहसास होता रहेगा। रमाकांत ने पौधों की फ़ोटो तुलसी को दिखाई। वो फ़ोटो को ऐसे देख रही थी मानो कुशल क्षेम पूछ रही हो। एक बार फ़ोटो को देखती, अगले ही पल अपने पति को देखती जिसे धन्यवाद कहना चाह रही हो। पौधों की देखभाल करने के लिए तुलसी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। तुलसी की फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट प्रतिदिन आता था इसी समय। आज अभी तक नहीं आया। रमाकांत उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद घंटी बजी। बाहर जाकर देखा फिजियोथेरेपिस्ट ही था। आज देर कर दी आने में। दरवाज़ा खोलते ही पूछा रमाकांत ने, सर आज से इसी कॉलोनी में एक जगह और जाना शुरू किया है, अब से इसी समय आया करूँगा। वो बोला, अरे भाई ऐसा मत करना वरना हमारी श्रीमती जी का खाना बहुत लेट हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मदद से ही मैं उनको खाने के लिए बिठा पाता हूँ। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है ये। रमाकांत ने अपनी परेशानी उजागर की। ठीक है सर, मैं पहले यहीं आया करूँगा। ऐसे कहकर उसने आश्वस्त किया रमाकांत को। एक्सरसाइज कराने के बाद उसकी मदद से रमाकांत ने तुलसी के सिर को बेड पर कई तकियों के सहारे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जिससे कुछ खिलाया जा सके। फिर कटोरी में मूंग की खिचड़ी ले आए। कटोरी देखती ही तुलसी का मुंह अजीब सा बन जाता था क्योंकि खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तुलसी को। तुलसी का बना हुआ मुंह देखकर रमाकांत दुलार से बोलती, अभी यही मिल सकता है, तुम्हें खाना तो पड़ेगा। नहीं खाओगी तो ठीक कैसे हो पाओगी, और अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये कहते कहते चम्मच से खिचड़ी तुलसी के मुंह में डाल देते और तुलसी चुपचाप ऐसे पूरी कटोरी ख़त्म कर लेती जैसे वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहती हो और जीना चाहती हो अपने जीवन साथी के साथ। रमाकांत भी वहीं खिचड़ी खाते हुए बैठ कर और बोलते, देख मैं भी यही खा रहा हूँ, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। और फिर तुलसी के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसी रेखाएं उभर कर आ जाती। खाना खाने के बाद रमाकांत तुलसी के बगल में लेट जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। शाम को अदरक तुलसी वाली चाय बनाई, 1 कप अपने लिए और कटोरी में थोड़ी सी चाय तुलसी के लिए लेकर कमरे में आ गए। चम्मच से घोंट घोंट करके मुश्किल से 2 चम्मच चाय पिलाई तुलसी को। फिर रमाकांत ने हनुमान चालीसा उठाई और बैठकर पूरे भाव से पढ़ने लगे। ऐसा वो प्रतिदिन करते थे क्योंकि वो जानते थे कि तुलसी को इससे बड़ा संतोष मिलता है। जब वो स्वस्थ थी तो बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करती थी। रमाकांत चालीसा पढ़ते पढ़ते बीच बीच में तुलसी पर ही नज़र डाल लेते थे। तुलसी आंखें बंद करके आनंद से सुनती रहती और बीच बीच में सिर को थोड़ा सा झुका लेती थी मानो ईश्वर को नमन कर रही हो। कभी कभी रमाकांत तुलसी की डायरी उठा लिया करते और कोई भजन गाने की कोशिश करते, पर बहुत ही बेसुरा गाती थी। इस बात पर तुलसी बहुत ही खराब सी प्रतिक्रिया देती जैसे उसके भजन का रेड़ पीटी जा रही हो, और रमाकांत हंसने लगते। लेकिन हनुमान चालीसा बहुत ही भाव से गाते थे रमाकांत। आज भी रमाकांत ने डायरी उठाई और एक भजन गाने की कोशिश करने लगे। ये तुलसी का
पसंदीदा भजन है। तुलसी अक्सर यही भजन गुनगुनाया करती थी। काजल मूवी का भजन, तोरा मन दर्पण कहलाई, हाँ यही भजन तो गुनगुना रही थी उस दिन वो। और अचानक रमाकांत की बुलाने पर दौड़ कर गई थी, डायरी मेज पर छोड़कर। और रमाकांत जब अपने ऑफिस का काम करने बैठे तो डायरी पर नज़र पड़ते ही चिल्ला पड़ी, 1000 बार कहा है तुमसे, अपना कोई भी कबाड़ मेरी मेज पर मत रखा करो, समझ नहीं आता क्या। कहते कहते डायरी उठाकर फेंक दी रमाकांत ने। डायरी के कुछ पन्ने निकलकर इधर उधर बिखर गए। केवल पन्ने ही नहीं बिखरे थे, बिखरा था तुलसी का आत्मसम्मान, छिन्न भिन्न हो गए थे। इस घर पर, रमाकांत पर, उसके अपने अधिकार, अपने छलनी हुए अस्तित्व के टुकड़ों को पन्नों के रूप में एक एक कर उठाती जाती और आँखों से बहते आंसुओं को चुपचाप पल्लों से पोंछती जाती। अचानक घंटी बजने से रमाकांत की तंद्रा भंग हुई। बाहर शायद दूध वाला आया था। ये सोचकर वो बाहर जाते हैं। दरवाज़ा खोला तो अपने बेटे अभेद को परिवार सहित आया देख आश्चर्यचकित हो गए और हर्षित हो बोले, अरे बेटा, तुमने तो सरप्राइज़ दे दिया, पहले से कोई खबर नहीं दी। यही मुस्कान तो देखना चाहता था मैं आपके चेहरे पर, इसीलिए तो खबर नहीं दी जब से माँ बीमार पड़ी है। आप तो हंसना ही भूल गए। अभेद ने रमाकांत के चरण स्पर्श करते हुए कहा, ये भी तो मेरे ही कर्मों का ही फल है बेटा, जो मुझे ही भुगतना है। हंसने का हक मैंने कब का खो दिया है, अब बस अपनी सजा भुगत लूँ। जीवन रहती यही बहुत होगा मेरे लिए। अभेद को गले लगाते हुए भाव विह्वल हो उठे रमाकांत। ऐसा क्यों कहते हैं पापा जी? होने को कौन टाल सकता है? आप हमेशा इसके लिए स्वयं को दोषी क्यों ठहराते हैं? अभेद अपने पिता का मन हल्का करने का प्रयास किया। रमाकांत कुछ और ना कह सकी। आगे बढ़कर अपने पोते पोती को प्यार से गोद में उठा लिया। अस्मिता बहू ने रमाकांत के चरण स्पर्श किए। सभी घर के अंदर आ गए। तुलसी के कमरे में जैसे ही सब दाखिल हुई, तुलसी के चेहरे के भाव बदल गए। चेहरे पर खुशी की लहर दिखने लगी और आँखों से अनवरत अश्रुधारा बह चली। माँ के चरण स्पर्श करके माँ के पास बैठ जा अभेद। हाथ में माँ का हाथ लेकर बोला, कैसी हो माँ? बोलने का असफल प्रयास करते हुए तुलसी के मुंह से कुछ स्वर स्फुटित हुए और आंसुधारा पुनः बह चली। नहीं माँ, ऐसे नहीं रोते। माँ के आंसुओं को पोंछते हुए अभेद बोला, हम सब हैं ना तुम्हारे पास, और पापा जी कितनी देखभाल करते हैं तुम्हारी, कितना प्यार करते हैं। फिर क्यों रो रही हो? जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपने हाथ का बना हुआ कुछ खाना खिलाओ। कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाई हुई। अभेद ने बात को बढ़ाते हुए माँ का ध्यान बांटने की कोशिश की। स्मिता ने जल्दी से तुलसी के चरण स्पर्श किए और सिरहाने आकर बैठ गई। बच्चों को देख तुलसी का मन विचलित हो उठा। उन्हें प्यार करने को बड़े ही बेबसी से उन्हें देखती रही। बच्चों ने भी अपनी दादी माँ के चरण स्पर्श किए और वहाँ जाकर तुलसी के गाल पर प्यार किया। चलो तुम लोग फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं चाय का इंतज़ाम करता हूँ। रमाकांत बोली, पापा जी आप माँ के पास बैठिए, किचन का काम मैं देख लूँगी। स्मिता उठते हुए बोली, अरे बहू, तुम पहले फ्रेश हो लो, फिर हम साथ में रसोई संभालेंगे। रमाकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा जी। स्मिता ने हामी भरी और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर स्मिता सीधे किचन में पहुंच गई। एक ओर चाय चढ़ा दी, दूसरी ओर झटपट हलवा बनाने लगी। रमाकांत जैसे ही किचन में आए, उसने पूछा, पापा जी माँ के लिए क्या बनाऊं? तुलसी की चाय तो हो गई है, उसके लिए तो अब खिचड़ी ही बनेगी। रमाकांत ने बहू से कहा, ठीक है मैं बना देती हूँ। अस्मिता ने रमाकांत की ओर देखकर कहा, पर बहू नमक बिल्कुल कम रखना, वरना 1 चम्मच भी ना खाएगी तुम्हारी सास। रमाकांत हंसते हुए बोले, जी पापा जी ध्यान रखूँगी। अस्मिता मुस्कुराते हुए बोली। थोड़ी ही देर में हलवा, चाय, बिस्किट, नमकीन इत्यादि लेकर स्मिता कमरे में हाजिर हो गई। अभेद भी बच्चों के कपड़े चेंज करा चुका था। सभी ने तुलसी के पास बैठकर ही चाय नाश्ता किया। फिर अस्मिता जाकर किचन से खिचड़ी ले आई और बोली, पापा जी मैं अपने हाथ से खिला दूँ माँ को? नहीं बेटा, मैं खिला देता हूँ, तुम आज देखो, कल से तुम खिलाना। ये कहते हुए रमाकांत ने
खिचड़ी की कटोरी अपने हाथ में ले ली और तुलसी को खिलाने लगे। खिचड़ी का पहला कौर मुंह में डालते ही एक अजीब सी चमक दिखी तुलसी के चेहरे पर। शायद उसे बहू के हाथ की खिचड़ी ज़्यादा पसंद आई। जल्दी से कौर निगल कर स्वयं मुँह खोल देती अगले कौर के लिए। रमाकांत इस बात पर मुस्कुरा पड़े और बोले, बहू देखो ना, तुम्हारी सास के कितने नखरे हैं। जब मैं बनाता हूँ तो कितने बेमन से खाती है, और आज देखो कितने चाव से फटाफट खाए जा रही है। रमाकांत की इस बात पर सभी हंस पड़े। तुलसी को खिलाने के बाद बाकी सब ने भी भोजन किया और सोने की तैयारी करने लगी। अगले दिन सुबह रमाकांत तुलसी के दैनिक कार्यक्रम में लगे थे। स्पंदना ने देखा वो तुलसी का मुंह पोंछकर क्रीम लगाने जा रहे थे तो वो अनायास ही बोल पड़ी, पापा जी मैं मदद करूं? नहीं बहू, मेरा ही किया धरा है, मैं ही निपटाऊंगा। तुम बच्चों पर ध्यान दो, नाश्ते का इंतजाम कर रहे होंगे। रमाकांत ने स्पष्ट मना कर दिया। स्मिता जानती थी कि वो हर बार की तरह इस बार भी मदद नहीं लेंगे। वो रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। उसे इस बात की खुशी थी कि सासू माँ को उनके हाथ का बना खाना पसंद आ रहा है। वो मन ही मन सोचने लगी, आज क्या बनाऊँ माँ के लिए उनकी पसंद का। स्मिता ने रमाकांत से पूछा, पापा जी माँ के लिए क्या बनाऊँ? सब कुछ तो वो खा नहीं सकती बहू, कुछ ही चीज़ें वो खा सकती हैं। हाँ, कुछ ऐसा बनाओ जो थोड़ा गीला और पतला हो, जो आसानी से तुलसी निगल सके। रमाकांत बोले, जी पापा जी, तो मैं खीर बना लूँ? स्मिता ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ बना सकती हो, पर उसमें मेवे काट कर नहीं, पीस कर डालना, नहीं तो गले में फंस जाएगा। रमाकांत ने अपनी चिंता जताई। जी बिल्कुल ध्यान रखूँगी। स्मिता मन ही मन सोच रही थी, कितने बदल गए हैं पापा जी, समय ने उन्हें कितना कुछ सिखा दिया है। आज तुलसी को खुद उसकी बहू ने अपने हाथों से खीर खिलाया। इतने प्यार से खिला रही थी जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। बीच बीच में रुमाल से मुंह भी पोंछ रही थी। तुलसी के चेहरे पर प्रसन्नता तो झलक ही रही थी, साथ ही आंखों से अश्रु भी झर रहे थे। रमाकांत और अभेद दूर खड़े होकर ये सुंदर दृश्य अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर रहे थे। दोनों अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे कि अस्मिता उनके परिवार का, उनके जीवन का हिस्सा है। रमाकांत प्रतिदिन की भांति तुलसी की सेवा में लगे थे। बहू के आने से काफ़ी आराम हो गया था उन्हें। रसोई का पूरा काम बहू ने संभाल रखा था, अतः थोड़ी देर वो बाहर पार्क में भी टहल कर आ जाते थे। हालांकि ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं था, पर जब तक भी मिल सके ये समय वही बहुत है। तुलसी के कारण रमाकांत घर में बंद कर रह गए थे। घर वापस आने पर देखा अस्मिता तुलसी के पास बैठी है और सुंदरकांड की चौपाइयाँ पढ़ रही है, और तुलसी अपनी आंखें बंद किए हुए आनंद ले रही है। जब स्मिता ने सुंदरकांड बंद करके रख दी, तब रमाकांत तुलसी की डायरी का एक पन्ना खोलकर स्मिता को देते हुए बोली, बहू जरा ये भजन गाकर सुनाओ तो। मुझे इसकी धुन बिल्कुल नहीं पता, ये तुम्हारी सास का सबसे प्रिय भजन है। मैंने बहुत बार इसे गाने की कोशिश की, पर सुर ही नहीं लगती, बेसुरा हो जाता हूँ, और तुलसी को जरा भी पसंद नहीं आता। ये कहते हुए रमाकांत हंसने लगे। स्मिता ने रमाकांत से डायरी ले ली और गाना शुरू किया। स्मिता की आवाज़ में इतनी मिठास थी कि दूसरे कमरे में अभेद लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। आवाज़ सुनते ही वो काम छोड़कर आ गया। सभी मंत्रमुग्ध से भजन सुन रहे थे। तुलसी भी आंखें खोलकर भजन सुन रही थी और बहू को देखकर निहाल हो रही थी। भजन समाप्त होने पर रमाकांत ने बहू को खूब आशीर्वाद दिया और अभेद से बोली, बेटा बहू तो बिल्कुल तुम्हारी माँ की परछाई है। जी पापा, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सिम्मी गाती भी है। अभेद अभी तक हैरानी से देख रहा था स्मिता को। ये सुनते ही रमाकांत तुरंत बोल पड़ी, बिल्कुल मुझ पर गया है तो समय रहते सुधार कर ले बेटा, कहीं मेरी तरह तुझे भी पछताना ना पड़े। अपने पिता की इस बात पर अभेद ने निगाहें नीची कर ली। अगले दिन दोपहर के वक्त दोनों बच्चे खेल रहे थे। तुलसी भी बच्चों को खेलते हुए देख खुश हो रही थी। खेलते खेलते जब बच्चे थक गए तो आकर तुलसी के पास बैठ गए। हर्ष ने अपनी दादी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, दादी आप हर समय लेटी रहते हो, हमारे साथ खेलते ही नहीं, बोर हो गया हूँ आसी के साथ खेल खेल कर। आप पहले की तरह कहानी भी नहीं सुनाते, बोलो ना, चुप क्यों हो आप?
तुलसी ने बोलने का प्रयास किया पर असफल रही। आंखों से फिर वही बेबसी झरने लगी। तभी अभेद वहाँ आ गया और बच्चों से बोला, ये क्या हो रहा है? दादी को क्यों परेशान कर रहे हो? बताया था ना, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। बिना डांट खाए बात समझ नहीं आती क्या? अभेद की तेज आवाज़ सुन रमाकांत भी दौड़े चले आए। बच्चों को सहमा हुआ देख अभेद पर नाराज़गी जताते हुए बोले, बच्चों पर इस तरह गुस्सा करते हैं भला? बड़ों बड़ों से भूल होती रहती है। ये तो अभी छोटे हैं, प्यार से समझेंगे ये, डांट डपट से नहीं। बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, आज से रोज़ मैं कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। बच्चे खुश हो रमाकांत के साथ दूसरे कमरे में चले गए। रमाकांत दूसरे कमरे में आकर बच्चों को अपने अगल बगल लिटाकर कहानी सुनाने लगे। रमाकांत बोले, बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक सच्ची वाली कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक देश में एक सुंदर सी राजकुमारी थी। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे, अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। राजकुमारी बहुत ही हंसमुख थी, हर समय चहकती रहती थी। उसे फूलों से बहुत प्यार था। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी और वो बहुत सुरीला गाती थी। जब वो बड़ी हुई तो एक राजकुमार के साथ उसका विवाह हो गया। राजकुमारी बहुत खुश थी अपनी ससुराल आकर। राजकुमारी बड़ी ही खुशी से और कुशलतापूर्वक पूरे महल का कामकाज अपनी देख रेख में करवाती, परिवार का ध्यान रखती और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमारी से उसकी खुशियाँ दूर जाने लगी। वो उदास और चुपचाप रहने लगी। बीच में ही बच्चे बोल पड़े, ऐसा क्यों दादाजी? क्या उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना था? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं था, रमाकांत बोले। तो फिर क्या था दादाजी? दोनों बच्चे व्याकुल हो रहे थे जानने के लिए। रमाकांत आगे बोले, राजकुमारी इसलिए उदास थी क्योंकि राजकुमार के पास उसके लिए समय नहीं था। वो हर समय अपने राज कार्यों में व्यस्त रहता था। कभी युद्ध की तैयारी में व्यस्त रहता, कभी प्रजा की समस्याओं में उलझा रहता। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उसके पास समय ही नहीं था। फिर क्या हुआ दादाजी? बच्चों ने उत्सुकता बस पूछा। फिर एक दिन राजकुमारी हमेशा के लिए चुप हो गई। कोई कितनी कोशिश भी कर ले, वो किसी से भी बात नहीं करती थी। रमाकांत ने पल भर को रुक कर एक लंबी सांस भरी। तभी हर्ष बोल पड़ा, क्या दादी जी की तरह? वो भी तो बात नहीं करती हैं। रमाकांत थोड़ी देर सोने में ही ताकते रहे। बच्चों ने उन्हें हिलाकर पूछा, दादाजी सो गए क्या आप? हाँ बच्चों, बिल्कुल तुम्हारी दादी जी की तरह, कहकर रमाकांत अपनी आँखों की कोर में आए नमी को अपने हाथों में सोखने लगे। दादाजी आप रो रहे हैं? आसी ने बड़े ही भोलेपन से पूछा। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा। चलो अब तुम्हारी दादी की दवा का समय हो गया है। अब तुम लोग भी थोड़ी देर पार्क में जाकर खेलाओ, रमाकांत ने बात बदलते हुए कहा। पर दादाजी, राजकुमारी का क्या हुआ? आपने कहानी पूरी नहीं की, हर्ष ने ध्यान दिलाया। बेटा, राजकुमारी अभी भी चुप है। तुम दोनों रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करना कि वो फिर से बोलने लगे और बिल्कुल पहले जैसी हो जाए। और जब वो बोलने लगेगी तभी मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा। ओके दादाजी, हम राजकुमारी जी के लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे। अब हम खेलने जा रहे हैं। ये कहते हुए बच्चे बाहर चले गए। शाम को चाय के समय बच्चे बहू रमाकांत सभी लोग तुलसी के पास ही थे, सिवाय एक अभेद के। वो अपने लैपटॉप पर काम में ही लगा पड़ा था। रमाकांत उठकर गए उसके पास और बोले, ये क्या लगा रखा है? कुछ वक्त हमारे संग भी बैठ। हर समय काम में लगा रहता है। क्या करूं पापा, काम बहुत ज़्यादा है, निपटाना तो पड़ेगा ही। अभेद ने जवाब दिया, बेटा काम तो जीवन भर रहेगा, आज नहीं तो कल निपट ही जाएगा। पर ये समय जो तू काम में लगा रहा है ना, ये हमारे हिस्से का समय है, परिवार के साथ बिताने का समय है। ये एक बार जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। फिर पछतावे से भी कुछ हाथ नहीं आने वाला। मैं देख रहा हूँ तू पहले से बहुत बदल गया है, रमाकांत ने समझाया अभेद को। पहले से तो आप भी बहुत बदल गए हैं पापा, अभेद ने सिखायती लहजे में कहा। हाँ, बदल तो गया हूँ। पहले मैं वैसा था जैसा अब तू होता जा रहा है। तू यहीं रोक ले खुद को। इस घर के लिए यही बेहतर होगा, वरना ज़िंदगी नर्क बन जाएगी।
इस घर में एक ही रमाकांत काफ़ी है, अब एक और रमाकांत नहीं चाहिए इस घर को। ये बोलते हुए नाराज़गी और पछतावे के मिश्रित भाव थे रमाकांत के स्वर में। अभेद चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा। रात को सभी सोने चले गए। रमाकांत के इतना समझाने के बावजूद अभेद अभी भी अपने लैपटॉप में जुटा हुआ था। रमाकांत मन ही मन बेटे की इस लापरवाही पर कुढ़ रहे थे। ये कुढ़न बेटे पर कम, शायद खुद पर ज़्यादा थी, क्योंकि अभेद में जो भी लक्षण दिखाई दे रहे थे, जाने अनजाने ये इनकी खुद की ही दी हुई थी। बचपन से यही तो देखते आ रहा था वो, यही संस्कार तो ग्रहण किए हैं उसने। अपने दिन याद आ रहे थे रमाकांत को। अपने काम में अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार को कोई समय नहीं दे पाते। घर में होते हुए भी नहीं के बराबर दिन भर की थकी हुई तुलसी शरीर से ज़्यादा मानसिक रूप से थकी हुई पति से प्यार के 2 शब्दों की आशा लगाई। प्यार भरा एक स्पर्श जो उसकी थकान पर मरहम था। अपनी थोड़ी सी परवाह की उम्मीद लिए पति के दिल के किसी कोने में अपने लिए जगह तलाशती। देर रात तक प्रतीक्षारत रहती और धीरे धीरे थकान से लिपटा तन और उपेक्षा से आहत मन कब नींद की आगोश में समा जाता उसे पता ही ना चलता। अगली सुबह जब आँख खुलती तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव होते थे जैसे कि जीवन की एक और अनमोल रात उसके हाथ से यूं ही रेत की तरह फिसल गई और वो कुछ ना कर सकी, बस देखती रह गई। तुलसी के चेहरे की ये भाव तब समझ में नहीं आते थे रमाकांत को, पर आज वो बखूबी समझ पा रहे थे जब अभेद को बिल्कुल अपनी कहानी दोहराते हुए देख रहे थे। अगले दिन सुबह से ही अभेद कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन की भांति ही व्यस्त रहे रमाकांत अपनी और तुलसी के दैनिक कार्यों में। शाम को चाय के बाद अभेद ने अस्मिता से कहा, पैकिंग कर लेना, कल निकलना है। अस्मिता धीरे धीरे मिन्नतें कर रही थी अभेद से, प्लीज़ एक दिन के लिए ही सही माँ से मिलते हुए चलिए ना। कितनी बार वो कह चुकी हैं, यहाँ तक आते हैं तो। अभेद बीच में ही चिल्ला पड़ा, मुझे कितना ज़रूरी काम है, कुछ पता भी है तुम्हें? मायके जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा क्या? अभेद के चिल्लाने से आवाज़ रमाकांत के कानों तक जा पहुंची। तुलसी के चेहरे के भाव भी बदलने लगे थे। कितना जाती हूँ मायके, बताइए ज़रा, कब ले जाते हैं आप मुझे? साल में एक बार रक्षाबंधन में, वो भी मेरे भाई आकर ले जाते हैं मुझे। आप तो शायद तब भी ना भेजते मुझे, ना खुद अपनी बहन के घर जाते हैं, ना मुझे जाने देते हैं अपने मायके। अस्मिता ने दबी जुबान में ही सही पलट कर जवाब दिया, तुम चाहती क्या हो? काम धाम छोड़कर तुम्हारे मायके में जाकर बैठ जाऊं? घर कौन चलाएगा, तुम्हारा मायका? अभेद की आवाज़ हर बार पहले से भी ज़्यादा कर्कश होती जा रही थी। रमाकांत के लिए अब ये विवाद असहनीय हो रहा था। वो उठकर अभेद के कमरे तक गए। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने हल्के से दस्तक दी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। शायद किसी ने सुना ही नहीं ये दस्तक। सुनते भी कैसे, जितना शोर उनके चीखने चिल्लाने से हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा कोलाहल उन दोनों के मन में चल रहा था। सो दस्तक सुनाई न पड़ना लाजमी था। वो वापस लौट आए तुलसी के पास। दोनों की बहस अनवरत जारी थी। इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आवाज़ आएगी तो पापा जी परेशान हो जाएंगे। और ये क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ सोच भी लिया करें बोलने से पहले। क्या दुनिया में आप ही एक घर चलाते हैं और जो पत्नियां अपने मायके जाती रहती हैं उनके घर उनका मायका संभालता है? कुछ तो सोचिए बोलने से पहले। अस्मिता ने फिर पलटवार किया, पर बहुत धीमी आवाज़ में। क्यों धीमे बोलूँ मैं? क्या गलत कह रहा हूँ? दिमाग तो तुमने ख़राब कर रखा है मेरा। हर समय तुम्हारा कुछ न कुछ नाटक चलता रहता है। जब देखो कोई ना कोई बीमार ही रहता है तुम्हारे घर। ऐसे क्यों बोल रहे हो? बीमारी अपने हाथ में होती है क्या? कोई जानबूझकर बीमार पड़ना चाहता है क्या? जब पापा बीमार पड़े थे तब भी आप नहीं जाने दिए। आखिर में उनसे नहीं ही मिल पाई। अंत समय तक उनके गुजरने के बाद ही पहुंची थी मैं वहाँ। अब क्या चाहते हैं? माँ भी गुजर जाए तो जाने देंगे आप मुझे? ये कहते हुए रोने लगी अस्मिता। देखो
ये रोने धोने का नाटक देखने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे काम प्यारा है अपना। मैं घरेलू पचड़ों में पड़कर अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। तुम्हें जाना हो जाओ, अकेले जाओ, अपने भाई के साथ जाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। आक्रोश में बोले रमाकांत। लेना देना नहीं है? क्यों नहीं है लेना देना? मैं अर्धांगिनी हूँ आपकी। आपने वचन दिए थे मुझे साथ निभाने की। सिर्फ एक बार चलिए मेरे साथ, ताकि मेरे पिताजी सुकून से मर सके। ये सोचकर कि उनकी बेटी खुश है अपने पति के साथ, तुलसी हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। मेरे पास खुद के मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ चलूं ताकि तुम्हारा बाप चैन से मर सके। हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो मुझे, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। ये कहते हुए रमाकांत जाने के लिए पलटे ही थे। अचानक तुलसी के शरीर में ऐंठन होने लगी और वो क्षण भर में धराशायी हो गई। तुलसी! जोर से चिल्ला पड़े रमाकांत, और एक झटके में अतीत से वर्तमान में वापस आ गए। तुलसी बिस्तर पर असहाय सी पड़ी, बस उन्हें ही देखे जा रही थी। रमाकांत की आंखों में वो दृश्य चलचित्र की भांति तैर गया, जब तुलसी के मुख से आखिरी बार शब्दों को प्रस्फुटित होते देखा था। हाथ जोड़कर अपने पिता से मिलने के लिए विनती कर रही थी, ताकि उसके पिता की आत्मा सुकून से निकल सके। पर रमाकांत की प्रतिक्रिया से तुलसी के मन को गहरा आघात लगा। ये पीड़ा वो सहन नहीं कर पाई और पक्षाघात की शिकार हो गई। वो मनहूस दिन था, और आज का दिन तुलसी के साथ साथ ये घर भी मौन हो गया है। भजनों की गुंजन बंद हो गई यहाँ। संगीत का सुर लय ताल कहीं दूर जा बसे यहाँ से। चूड़ियों की खनक, पायल की छमछम कराहों में बदल गई। स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध अब काल्पनिक हो गए हैं। तुलसी ने ही परिवार को अब तक अपना बनाकर परिवार को जोड़ रखा था। परिवार की रौनक भी तुलसी की भांति ही लाचार असहाय सी हो गई है। घर की साज सज्जा धूल धूसरित हो गई। घर अब घर ना रहा, केवल एक वीरान मकान सा हो गया है। जब कभी बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ी चहल पहल हो जाती है, उसके बाद फिर से वही मनहूसियत छा जाती है। पर इस बार जो कुछ भी हो रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं फिर एक तुलसी असहाय ना हो जाए हमेशा के लिए। अचानक से अभेद की तेज आवाज़ ने रमाकांत को विचारों के भंवर से बाहर घसीटा। रमाकांत ने कुछ बोलने के लिए, शायद अभेद को आवाज़ देने के लिए मुँह खोला ही था कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ने की आवाज़ आई। मार डालिए मुझे, यूँ थप्पड़ खाकर अपमान सहने से अच्छा है मैं दुनिया से ही चली जाऊं, बिलखते हुए बोली अस्मिता। ये अप्रत्याशित घटना को, जिसकी कल्पना भी ना की थी, रमाकांत ने सह ना पाए और तेज से चिल्ला पड़े अभेद के ऊपर। मगर इस प्रयास में वो विफल हो गए। इससे पहले कि उनकी आवाज़ उनके गले से बाहर निकलती, छाती में दर्द की एक भयंकर लहर उठी और वो अपनी छाती पकड़कर वहीं ज़मीन पर तड़पने लगी। अपने पति की हालत देख तुलसी पीड़ा से तड़प उठी और ना जाने कहाँ से शक्ति जुटाकर चिल्ला पड़ी, अभेद! तुलसी की उंगलियों में हरकत होने लगी और वो उठने का प्रयास करने लगी। माँ की चीख सुन आश्चर्यचकित सा दौड़ा आया अभेद, और वहाँ का दृश्य देखकर अवाक रह गया। रमाकांत दर्द से तड़प रहे थे और तुलसी उठने का असफल प्रयास कर रही थी। दौड़कर रमाकांत को उठाया अभेद ने। अस्मिता से माँ को संभालने के लिए बोलकर रमाकांत को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। इमरजेंसी में एडमिट करवाया उन्हें। आईसीयू के बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था वो अपने कृत्य पर, लेकिन वहाँ कोई न था उसे सांत्वना देने के लिए। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, पर अभी आईसीयू में ही रहेंगे। अभेद ने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? कल सुबह ही आप उनसे मिल सकेंगी, उससे पहले नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया। हॉस्पिटल से ही अभेद ने अपनी बहन स्वाति को फ़ोन किया। स्वाति ने फ़ोन उठाया और बोली, क्या हुआ भैया? कैसे फ़ोन किया? कैसे याद आई कि आपकी एक बहन भी हुआ करती है? क्या माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है? वो तो भाभी ही बता ही देती। आपने क्यों कष्ट उठाया? अब बस भी कर, ताने बाद में देना जी भर कर, पर अभी तुझे आना पड़ेगा यहाँ। पापा को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है, जितनी जल्दी हो सके आ जा। अभेद के स्वर में अपने पापा के लिए पीड़ा के साथ साथ
बहन के लिए शर्मिंदगी भी झलक रही थी। भैया, ये समय तो नहीं है ये बात कहने का, फिर भी कहना मजबूरी है। क्या मेरे पति के पास फालतू वक्त है मुझे मायके पहुंचाने के लिए? क्या केवल आपके माँ बाप ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए? क्या भाभी के माँ बाप इंसान नहीं? या भाभी के दिल में भावनाएं नहीं? उनकी तो अपनी कभी परवाह नहीं की। उनके माँ बाप भी तो ऐसे ही बीमार होते थे जैसे आपके हुए हैं। कुछ अंतर है क्या दोनों की परिस्थिति में? कभी उनके मन की पीड़ा नहीं दिखी आपको? मैं तो अभी इसी क्षण पहुंच जाऊं वहां पर, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे ना तो आपके जैसा पति मिला है, ना ही पापा के जैसा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पति इंसान हैं, आप दोनों की तरह बेजान नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ तो मुझे एक पक्का वादा चाहिए आपसे। स्वाति ने वर्षों की दबी हुई भड़ास एक साथ निकाल ली। बोल, क्या वादा चाहिए तुझे? मैं हर वादा निभाने को तैयार हूँ, बस तू यहाँ जल्दी से आ। अवेद किसी भी कीमत पर स्वाति को बुलाना चाहता था। शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। मुझे आपसे वादा चाहिए कि अब आप रमाकांत से इंसान बनने की राह पकड़ लें। पापा तो माँ की बीमारी के साथ ही सुधरने लगे थे, लेकिन उनकी जगह धीरे धीरे आपने ले ली। छोड़ दीजिए वो जगह। उस घर में किसी को भी रमाकांत जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए, ना आपकी पत्नी को, ना बच्चों को, ना ही आपके माँ बाप को। जब किसी को चाहिए ही नहीं तो क्यों ओढ़ कर बैठे हैं ये व्यक्तित्व? एक बात और, अब आप भाभी को पूरे मान सम्मान के साथ उनके मायके भेजेंगे। बोलिए, क्या कर सकते हैं आप ये वादा? मंजूर है ये मेरी शर्त। स्वाति फ़ोन पर अपने भाई के जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कहाँ खो गए आप भैया? लगता है आपसे ये वादा पूरा ना हो पाएगा। कोई बात नहीं, फिर मैं भी नहीं आ पाऊँगी मायके। अब फ़ोन रखती हूँ। इतना कहना था स्वाति का कि अभेद बोल पड़ा, फ़ोन मत रखना। इतना बड़ा निर्णय लेने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हाँ, मैं तैयार हूँ तेरा हर वादा निभाने के लिए। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है, जो तूने अभी कहा वो भी, और जो नहीं कहा वो भी। इतना भी आसान नहीं है भैया वादे को निभाना, जितनी आसानी से आप बोल रहे हो। अच्छी तरह से सोच लिया है ना? अगर आप कभी भी अपने वादे से मुकरे तो मैं जीवन भर मायके का मुंह नहीं देखूंगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? कदम नहीं पड़ेंगे मेरे आपके आंगन में। स्वाति ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी शर्तों को स्पष्ट किया। कभी पीछे नहीं हटूंगा मेरी बहन। माफ़ कर दे मुझे। अपनी सभी गलतियों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दे स्वाति। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। कहते हुए आवाज़ भर्रा गई अभेद की, और वो आगे कुछ ना बोल सका। बस भैया, अब फ़ोन रखो, मैं आती हूँ। कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये कहते हुए गला रूंध गया स्वाति का। कुछ ही घंटों बाद स्वाति अपने पति रवि के साथ हॉस्पिटल में थी। बहन को देखते ही अभेद फूट फूट कर रोने लगा। स्वाति भी खुद पर नियंत्रण न रख पाई और अभेद के गले रख कर रो पड़ी। रवि ने अभेद को हिम्मत बंधाते हुए कहा, परेशान ना हो भाई, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रमाकांत की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। डॉक्टर ने एक एक करके पेशेंट से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन बहुत ही कम देर के लिए। पर पेशेंट से बात करने की मनाही थी। अपने पापा को इस हालत में देखकर स्वाति अपने आंसुओं पर नियंत्रण न रख पाई और रोती हुई बाहर आ गई। एक एक करके तीनों देख आए रमाकांत को। भैया, आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, रात भर की जगी हुई हैं। स्वाति ने अभेद की हालत देखते हुए कहा। रात भर जागने और रोने के कारण अभेद की आंखें सूजी हुई थी और लाल हो गई थी। अभेद तुरंत बोल पड़ा, नहीं, ऐसा करो, अब तुम दोनों घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। थके हुए तो तुम भी हो। माँ का ख्याल रखना और अस्मिता को यहाँ भेज देना। मैं अभी नहीं जा पाऊँगा यहाँ से। अगर गया तो भी दिमाग यहीं लगा रहेगा। अस्मिता यहाँ आ जाए फिर मैं घर आ जाऊँगा। ठीक है भैया, भाभी यहाँ पहुँच जाएं तो आप तुरंत घर आ जाना, स्वाति ने जोर देते हुए कहा। स्वाति जाने को हुई ही थी कि अभेद उससे पूछ बैठा, एक बात बता, अगर मैं तुझसे वादा ना करता तो क्या तू सचमुच मायका छोड़ देती? क्या पापा को देखने भी ना आती तू? और माँ से मिले बिना कब तक रह पाती तू? क्या तेरा मन मान पाता? दिल नहीं कचोटता तेरा? बिल्कुल आती भैया, पर सिर्फ पापा को देखने, वो भी हॉस्पिटल में। घर ना जाती
और माँ के लिए मेरा दिल बहुत कचोट था, पर अपने दिल पर पत्थर रख कर प्रतीक्षा करती उस दिन का जब आप खुद से बदल जाती। जब तक आप में बदलाव नहीं आता, कदम ना रखती आपके आंगन में। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या करूं, कोई तो तरीका अपनाना ही था आपको आपकी ही कमियों से अवगत कराने का। माँ से कभी ना हो सका जब उनके खुद के साथ अन्याय हो रहा था, और अब जब भाभी भी यही झेल रही हैं तो मुझसे सहन नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था कि एक और तुलसी ने जन्म ले लिया है, फिर से वही अन्याय सहने के लिए। भाभी तो शायद ही कभी लड़ पाती अपने लिए, इसीलिए मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। पर भैया, आप कभी भी भाभी को ये मत बताना कि आपने मुझसे वादा किया है, इसीलिए खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, बल्कि भाभी को यही लगना चाहिए कि आप में स्वतः ही बदलाव आ रहा है। स्वाति ने सब कुछ उगल दिया जो भी उसके मन में था। मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभेद ने स्वाति के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा, मुझे पूरा यकीन है भैया, आप इसमें पूरी तरह कामयाब हो पाएंगे। मुस्कुराते हुए स्वाति बोली, अच्छा अब तू घर जा और अस्मिता को भेज जल्दी। अभेद की आवाज़ में बहुत ही थकान थी। जी भैया, भेजती हूँ। ये बोलकर स्वाति और रवि घर के लिए निकल गए। इधर अभेद के हॉस्पिटल जाने के बाद से अस्मिता बराबर तुलसी के पास ही बैठी रही। कभी तुलसी का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें संतावना देती, तो कभी अपनी आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगती। रमाकांत की कुशलता के लिए एक पल को भी पलकें न झपकाई उसने। इसी बीच तुलसी की उंगलियों में कई बार हरकत महसूस की स्मिता ने, लेकिन इस बात पर प्रतिक्रिया देना अथवा प्रसन्न होने की बजाय उसका सारा ध्यान हॉस्पिटल में ही लगा था। न जाने कितनी बार फ़ोन मिला चुकी थी अभेद को, पर उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। चिंता से स्मिता का बुरा हाल था। कोई भी खबर नहीं मिल पाई थी अब तक। फिर फ़ोन मिलाया, पर अब भी नहीं लग रहा था फ़ोन। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे वो। सुबह सुबह अचानक घंटी बजने से एकदम चौंक पड़ी अस्मिता। किसी अनजानी आशंका से मन घबरा उठा उसका। वो दौड़ती हुई पहुंची दरवाज़ा खोला तो सामने स्वाति और रवि को देखकर भावुक हो उठी और स्वाति के गले लगकर रोने लगी। श्रुति ने अपनी भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी परेशान मत होइए, अब पहले से बेहतर स्थिति है पापा की। स्मिता सिसकते हुए बोली, आप लोग हॉस्पिटल से आ रहे हो क्या? खबर कैसी मिली? हाँ भाभी, हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। भैया ने खबर की थी, रात में ही पहुंच गए थे हम वहाँ। श्रुति ने कहा, भैया ने? वो तो तुझे कभी? आश्चर्यचकित हो बोली स्मिता। मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया, ना ही मेरा फ़ोन उठाया। कितनी ही बार फ़ोन किया मैंने उनको। कितनी हालत ख़राब हो रही है मेरी, कुछ अंदाज़ा भी है उन्हें? अस्मिता ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, भाभी नाराज़ मत हो, भैया ने मुझे खबर की। उसके बाद उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और जब मैं वहाँ पहुँची तो फिर पापा को लेकर भैया बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, रो भी रहे थे। इस परेशानी में ही उन्हें याद नहीं रहा, वरना मेरे ही फ़ोन से खबर कर देते आपको। श्रुति ने सारी स्थिति को स्पष्ट किया। भाभी जी, आज घर के अंदर नहीं आने देंगी क्या हमें? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिए नंदोई जी, बिल्कुल आने देंगे। चल श्रुति, अब अंदर चल के बात करते हैं, स्मिता ने झेंपते हुए कहा। बहू, एकदम घुटती सी कराहती सी आवाज़ सुन दौड़ पड़ी अस्मिता अंदर की ओर। साथ ही श्रुति और रवि भी दौड़े। अस्मिता तेजी से तुलसी के पास पहुंची और उनके मनोभावों को समझने की कोशिश करने लगी। सहसा उसे ध्यान आया, इस समय उनकी नृत्य क्रिया कराते थे पापा जी। श्रुति और रवि हैरानी से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि जब से तुलसी लकवाग्रस्त हुई तब से आज तक एक शब्द भी ना बोल पाई थी वो। आज कानों में तुलसी की आवाज़ पड़ने पर दोनों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। भाभी, ये माँ की आवाज़ थी क्या? अभी आपको माँ ने बुलाया था क्या? श्रुति ने अविश्वास भरे शब्दों से स्मिता से पूछा। हाँ श्रुति, माँ की ही आवाज़ थी। स्मिता ने इस बात की पुष्टि की। अपने फ़ोन पर बात करते समय कभी बताया नहीं मुझे कि माँ की आवाज़ वापस आ गई है, श्रुति ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा। कल ही तो ये चमत्कार हुआ जब पापा जी को अटैक पड़ा था,
तब माँ पहली बार आवाज़ निकाल पाई थी। जाने कहाँ से शक्ति जुटाकर चीख कर बुलाया था उन्होंने अभेद को, और दोबारा अब बोली हैं। रात को बोलने वाली बात तो दिमाग से निकल ही गई थी, क्योंकि सारा दिमाग तो पापा जी की चिंता में ही लगा हुआ था। और हाँ, एक खुशी की बात और भी है, माँ की उंगलियों में हरकत भी होने लगी है। अस्मिता ने पूरी बात बताई। क्या कह रही हो भाभी, क्या ये सच है? श्रुति को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था स्मिता की बातों पर। बिल्कुल सच। स्मिता ने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी। सुन श्रुति, बातें बाद में करेंगे, चल पहले माँ की नित्य क्रिया कराने में मेरा हाथ बटा, और नंदोई जी से बोल वो तब तक फ्रेश हो लें। स्मिता जल्दी जल्दी अपनी सासू माँ का दैनिक कार्यक्रम निपटाने में जुट गई। भाभी की मदद करने के बाद श्रुति भी फ्रेश होने चली गई। इन सब बातों में श्रुति स्मिता को बताना भूल ही गई कि भाभी को हॉस्पिटल भी भेजना है। अचानक से याद आने पर वो स्मिता से बोली, भाभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब आप वहाँ जाएंगी तब भैया घर आकर रेस्ट करेंगे। ये सुनकर स्मिता असमंजस में पड़ गई और बोली, श्रुति अगर मैं यहाँ से गई तो रसोई कौन संभालेगा? भाभी किचन में संभाल लूँगी, आप निश्चिंत होकर जाओ। श्रुति ने स्मिता को भरोसा दिलाया। पर माँ की देखभाल, अभी तो उनकी स्पिंजिंग करनी है, उनका खाना पीना, फिजियोथेरेपी, सभी कुछ तो बाकी है, और तू अकेले नहीं कर पाएगी ये सब। मैंने पापा जी को ये सब कहते हुए देखा है, तो मुझे पता है कि कैसे मैनेज करना है सब। ऐसा कर, तू ही चली जा हॉस्पिटल। अस्मिता ने अपनी मजबूरी बताई। अरे भाई, मैं क्या यहाँ मेहमान नवाजी करने आया हूँ? हॉस्पिटल मैं जाता हूँ, आप दोनों मिलकर घर संभालो। बस मुझे फटाफट नाश्ता करा दो, फिर मैं निकलूँ। रवि हंसते हुए बोला, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी नंदोई जी। रवि की बात सुनकर अस्मिता ने राहत की सांस ली। श्रुति रसोई में जाकर फटाफट नाश्ता तैयार करने लगी। श्रुति फटाफट नाश्ता तैयार कर रवि और बच्चों को खिलाती है। स्मिता तुलसी के लिए जूस निकाल कर हल्का गुनगुना कर ले जाती है। चम्मच से धीरे धीरे तुलसी को जूस पिलाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार से खिला पिला रही हो। अचानक से अपनी माँ की याद आते ही उसकी आंख भर आती है। अपने आंचल से अपनी आंख के कोरों को पोंछ ही रही होती है कि श्रुति आ जाती है कमरे में और देखती ही बोल पड़ती है, अरे भाभी आप रो रही हैं? अचानक से क्या हुआ? अरे कुछ भी तो नहीं, वो रात में सोई नहीं ना, इसीलिए पानी आ रहा है आँखों से। स्मिता ने झूठ बोलने का असफल प्रयास किया। भाभी मैं अब बच्ची नहीं रही, ससुराल वाली हो गई हूँ, मुझे बहलाओ मत। माँ को याद करके रो रही हो ना? भाभी की मन की बात पढ़ ली श्रुति ने। स्मिता कुछ भी जवाब ना दे सकी। भाभी के कंधे पर हाथ रख भरोसा दिलाया श्रुति ने। सब ठीक हो जाएगा भाभी, बस थोड़ा धैर्य रखिए। नंदोई जी का नाश्ता हो गया? बात बदलते हुए अस्मिता बोली, हाँ भाभी हो गया नाश्ता, वो तो हॉस्पिटल जाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं, जवाब दिया श्रुति ने। एक काम कर श्रुति, थोड़ा नाश्ता पैक करके अपने भैया के लिए भेज दे। पता नहीं सुबह से चाय भी नसीब हुई है कि नहीं, भूखे ही होंगे। घर आने में पता नहीं कितनी देर हो जाए, कल रात को भी कुछ नहीं खाया। एक सांस में ही सब कुछ बोल गई स्मिता। भाभी की बात सुन मुस्कुरा उठी श्रुति। ठीक है भाभी, पैक करती हूँ अभी। तुलसी को थोड़ी सी खिचड़ी खिलाने के बाद स्मिता और श्रुति दोनों ने नाश्ता किया। फिर श्रुति दोपहर के खाने की व्यवस्था में लग गई और स्मिता तुलसी की स्पंजिंग में। स्मिता बड़े ही प्यार से और सावधानी बरतते हुए सारे काम कर रही थी। कपड़े बदलने के बाद बड़ी ही कोमलता से तुलसी का मुंह पोंछकर क्रीम लगाया, बालों को धीरे धीरे सुलझा कर चोटी बना दी, सिंदूर बिंदी लगाई। अस्मिता मगन हो सब किए जा रही थी और श्रुति दरवाजे के पास खड़ी निहारे जा रही थी अपनी भाभी को। अचानक स्मिता की नज़र श्रुति पर पड़ी तो वो हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ भाभी। देख नहीं रही भाभी, बस सीख रही हूँ आपसे। श्रुति भावुक हो बोली, सीख रही, वो भी मुझसे? पर क्या? स्मिता ने हैरत भरी नज़रों से देखा श्रुति को। देख रही हूँ कितना प्यार और देखभाल दे रही हैं आप अपनी सास को, जैसे खुद की माँ हो। कैसे आत्मसात कर लिया है आपने सभी रिश्ते को। बस एक ही कमी है आप में। श्रुति ने एक एक शब्द भाव से भरे हुए थे। और वो कमी क्या है? मुझे भी तो पता चली, अस्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा।
वो कमी ये है कि आप सब कुछ चुपचाप सह लेती हैं, गलत बात का विरोध नहीं करती हैं। श्रुति के शब्दों में थोड़ी नाराज़गी थी। क्या करूं? जब बोल पाती थी तब माँ ने अपने उपदेशों के साथ ये कहकर मायके से विदा किया था कि बेटा, घर चलाने के लिए पति पत्नी में से एक का शांत होना जरूरी है। परिवार की खुशी के लिए अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रखना, मन को शांत रखना और अपने गुस्से और तकलीफ को अपने अंदर सोखने की कोशिश करना, ये बात मैंने गांठ बांध ली थी। अब मेरी आदत बन गई है। अब हिम्मत भी नहीं होती पलट कर जवाब देने की। अस्मिता ने अपना दर्द बयां किया। भाभी, दर्द उतना ही सहना चाहिए जितना बर्दाश्त कर सको। दर्द को जख्म और जख्म को नासूर मत बनाओ। खुद को इंसान ही समझो। अत्याचार सहते रहने वाला जानवर न बनाओ, ना ही अपने पति को इंसानों पर जुल्म करने वाला दरिंदा बनने दो। ये कहते हुए थोड़ा आक्रोशित हो उठी श्रुति, कभी कभी इंसान मजबूर होता है चुप रहने और सब सहने के लिए। अगर मैंने मुंह खोला तो घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा और बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कहीं तेरे भैया ने मुझे घर से जाने को कह दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं? मायके जाकर किसी को परेशान नहीं कर सकती मैं, इसीलिए सब सहने के लिए तैयार हूँ। स्मिता की बातों में बड़ी विविधता झलक रही थी। उसकी ये मजाल जरा कहकर तो देखिए, कम से कम ये अन्याय तो मैं हरगिज ना होने दूंगी। पर मैं हमेशा आपके साथ हूँ भाभी, इतना भरोसा तो आप कर ही सकती हैं मुझ पर। श्रुति ने डंके की चोट पर कहा। और मुझे अपनी नंदनरानी में यही बात सबसे अच्छी लगती है, एकदम बिंदास हैं, सब खुलकर बोल देती हैं, फिर चाहे जो भी हो जाए। स्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप भी सीखिए कुछ अपनी ननद से। श्रुति की इस बात पर ननद भाभी हंस पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचकर रवि ने सबसे पहले अभेद को नाश्ता करने को कहा। अभेद ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद रवि को सब समझा दिया कि वहाँ सब कैसे मैनेज करना है। डॉक्टर राउंड पर थे। उन्होंने रमाकांत की रिपोर्ट चेक की और वार्ड में शिफ्ट करने को बोला। रमाकांत पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में थे, होश में थे। बीपी, पल्स सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सब कुछ व्यवस्थित कर अभेद घर आ गया। बहुत ही थका हुआ था वो। उसे देखते ही अस्मिता परेशान हो गई और बोली, कितने थके हुए लग रहे हो आप, जल्दी से फ्रेश होकर आराम कर लो। आराम? अजीब सी नज़रों से अस्मिता को देखते हुए अभेद बोला, जिसका बाप हॉस्पिटल में पड़ा हो वो 1 मिनट चैन से घर में बैठ भी नहीं सकता और तुम कह रही हो आराम कर लो। अभेद की ऐसी प्रतिक्रिया पर स्मिता का चेहरा उतर सा गया, आंखों में पानी आ गया। शायद ये सोचकर कि कुछ भी कर दो परिवार के लिए, पर हमेशा परायेपन की चुभन का ही एहसास मिलेगा बदले में, या फिर ये सोचकर कि काश मेरे लिए भी ऐसे ही सोचते जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और अंतिम क्षणों में मुझे याद कर रहे थे। श्रुति तुरंत बोल पड़ी, ये कैसी बात कर रहे हो आप भैया? भाभी तो बस आपके अच्छे के लिए ही कह रही हैं। जब आप ठीक रहोगे तो ही पापा की देखभाल कर पाओगे ना। अगर आप भी बीमार पड़ गए तो पापा की केयर कौन करेगा? हर बात को गलत नज़रिए से लेना ज़रूरी तो नहीं। किसी की भावनाओं को सकारात्मक दृष्टि से लेना भी सीखिए। माफ़ करना, मैं पापा को लेकर ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए ऐसा बोल गया। अभेद ने थोड़ा नर्म शब्दों में कहा। अस्मिता स्तब्ध सी देखती रह गई अभेद को। अभेद ने इस नरमी की उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी। नहा धोकर खाना खाकर अभेद जल्दी जल्दी तैयार होने लगा हॉस्पिटल जाने के लिए। स्मिता ने फिर हिम्मत कर कहा, प्लीज़ थोड़ा आराम कर लो, 1-2 घंटे बाद चले जाना। अभी तो वहाँ नंदोई जी हैं ही। अभेद ने घूर कर देखा स्मिता को, फिर पता नहीं क्या सोचकर नॉर्मल हो गया और बोला, रवि को भी तो लंच करना होगा और मैं जब जाऊँगा वहाँ तभी तो वो घर आ पाएगा। अभी ये बात हो ही रही थी कि रवि का फ़ोन आ गया श्रुति के पास। श्रुति, मैंने लंच यहीं कर लिया है, भैया को अभी आने मत देना। जब वो 2-4 घंटे आराम कर ली तभी वापस आए यहाँ। श्रुति ने आकर तुरंत अभेद को बताया, भैया अब आप थोड़ा चैन से सो जाइए, रवि ने लंच वहीं कर लिया है, अब वो शाम को ही घर वापस आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, रवि वहाँ सब मैनेज कर लेंगे। अभेद को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा और अस्मिता की बुझे हुए चेहरे पर रौनक आ गई। अभेद जाकर अपने कमरे में सो गया। शुरू में चिंता के कारण
करवटें बदलता रहा। फिर कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। बेसुध सोता रहा वो। स्मिता ने भी उसे जगाने का प्रयास नहीं किया। शाम को अचानक फ़ोन की घंटी बजने पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और इधर उधर नज़रें दौड़ाकर रमाकांत को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद वो कुछ सचेत हुआ तो फ़ोन उठाया। हाँ हाँ नीतीश, बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो यार? आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। आज तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। उधर से नीतीश की आवाज़ आई। क्या बताऊँ यार, पापा को हार्ट अटैक आ गया। मैं कैसे आ सकता था? फ़ोन करने का भी होश नहीं रहा मुझे। प्लीज़ एक काम करना, मेरी तरफ से 2-3 दिन की लीव एप्लीकेशन सबमिट कर देना ऑफिस में। अभेद ने रिक्वेस्ट की। ज़रूर कर दूंगा, तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। निश्चिंत होकर अंकल की देखभाल कर, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगा। और हाँ, कोई भी ज़रूरत हो निसंकोच मुझे याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। नीतीश ने अभेद को आश्वस्त किया। शुक्रिया यार, तूने मेरी चिंता ख़त्म कर दी। अच्छा, अब फ़ोन रखता हूँ, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है, कहकर अभेद ने फ़ोन रख दिया। अभेद उठकर हाथ मुंह धुलने लगा। तब तक अस्मिता ने चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। कुछ घंटे सो लेने के बाद अभेद काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। चाय पीकर वो तुरंत तैयार होने लगा। सुधी, जल्दी से चाय और नाश्ता नंदोई जी के लिए एक पैक कर देना, ये हॉस्पिटल लिए जाएंगे, स्मिता ने कहा। अरे भाभी, वो चाय वहीं कैंटीन में पी लेंगे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सुधी लापरवाही से बोली। कैंटीन की चाय पियेंगे नंदोई जी? पता नहीं कैसी चाय होगी वहाँ की, मुँह बनाते हुए अस्मिता बोली। भाभी, अब तक ना जाने कितनी बार पी चुके होंगे वो वहाँ की चाय, हंसते हुए बोली श्रुति। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, अस्मिता भी मुस्कुरा पड़ी। अभेद हॉस्पिटल पहुँच गया। थोड़ा झेपते हुए रवि से बोला, कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो गया था, समय का होश ही नहीं रहा। काफ़ी कष्ट दे दिया आपको। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कोई पराया तो नहीं, इतनी सेवा का मेरा भी हक बनता है ना। आप जितना ना सही, पर इस घर का मैं भी बेटा ही लगूंगा, हंसते हुए रवि ने। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं दामाद जी, अपनी झेप मिटाते हुए बोला अभेद। डॉक्टर राउंड पर आए तो अभेद ने पूछा उनसे, सर अभी कंडीशन कैसी है पापा की? पहले से काफ़ी बेहतर है, आज रात और रहेंगे ऑब्जेक्शन में। कल तक अगर कंडीशन इसी तरह नॉर्मल रहती है तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुनकर अभेद के चेहरे पर खुशी छलकने लगी। डॉक्टर की मन ही मन उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। पूरा दिन रमाकांत की स्थिति लगभग सामान्य ही बनी रही। शाम को डॉक्टर राउंड पर आए तो सारी रिपोर्ट देखकर डिस्चार्ज की अनुमति दे दी। अगले दिन रमाकांत को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचने पर रमाकांत को देख तुलसी की आंखों से आंसू झरने लगे, मानो शिकायत कर रही हो कि कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर। तुलसी के बगल ही रमाकांत का बिस्तर लगा दिया गया। बिस्तर पर आकर रमाकांत तुलसी को ऐसे देख रहे थे जैसे कि बरसों के बिछड़े हों। तुलसी की आंखों से गिरते आंसुओं को अपने हाथों में पोंछते हुए बोली, रो मत, मैं ठीक हूँ, इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं, इस दुनिया से तुम्हारे साथ ही जाऊँगा मैं। तुम्हारी इस हालत की वजह मैं हूँ तो सेवा भी मैं ही करूँगा ना। तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, किसी कीमत पर नहीं। ये कहते हुए रमाकांत ने तुलसी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अचानक उन्हें अपने हाथों में कुछ स्पंदन सा महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान दिया तो तुलसी की उंगलियों में हरकत सी महसूस हुई। रमाकांत अभिचिंतित हो एकदम उछल से पड़े और स्मिता की ओर देखकर बोले, बहू देख, तुलसी की उंगलियों में हरकत हो रही है। हाँ पापा जी, कई बार हो चुकी है। और माँ तो अभी स्मिता आगे बोलने वाली थी कि श्रुति ने इशारे से उसे चुप करा दिया। रमाकांत के आश्चर्य की सीमा ना रही। भाव विह्वल हो तुलसी के सिर पर हाथ फेरने लगी। भावातिरेक में रमाकांत की आंखों से आंसू बहने लगे। रमाकांत की आंखों से बहते आंसुओं को देख तड़प उठी तुलसी। अनायास ही उसके मुंह से कुछ शब्द स्फुटित हुए। आप बस इतना ही बोल पाई तुलसी। आगे बोलने का प्रयास असफल रहा। रमाकांत हतप्रभ होकर देखने लगे तुलसी को। कुछ क्षण यूं ही देखते रहे और फिर बोल पड़ी, तुम्हारी आवाज़ वापस आ गई तुलसी। हाँ, तुलसी ने पूरी कोशिश कर जवाब दिया रमाकांत की बात का।
रमाकांत की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने प्रसन्नता से माथा चूम लिया। खुशी के मारे कितना कुछ बोले जा रहे थे तुलसी से। अब मैं तुम्हारी खूब अच्छे से देखभाल करूँगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। खूब देर तक एक्सरसाइज कराऊँगा तो तुम उठकर चलने लगोगी। अभेद, आज ही डॉक्टर को संपर्क करो, वही बताएंगी कि अब हमें क्या क्या करना है। कहते कहते रमाकांत थोड़ा हाँफने लगे। अभेद ने रमाकांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पापा जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। अब आप आराम से लेट जाओ, हम शाम को डॉक्टर से बात कर लेंगे। पहले आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ, फिर हम सब मिलकर माँ की सेवा करेंगे। अभी आप अपने मन को शांत रखो। रमाकांत बिस्तर पर लेट गए। हाथ जोड़कर प्रभु को बारंबार धन्यवाद दिया। घर में खुशी का माहौल छा गया। सबके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी और घर में आस बंध गई कि अब सब जल्दी ही तुलसी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। अभेद के कहने पर रमाकांत लेट तो गए, पर उन्हें चैन जरा भी नहीं मिल रहा था। बार बार घूम फिर कर उनकी निगाह तुलसी के चेहरे पर टिक जा रही थी। उनकी इच्छा तो यही हो रही थी कि वो अभी इसी वक्त स्वस्थ हो जाएं और अपना सर्वस्व तुलसी की सेवा में न्यौछावर कर दें, पर डॉक्टर की सख्त हिदायतों ने बांध रखा था। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें बंद कर ली रमाकांत ने और एकदम संतचित्त हो बिस्तर पर पड़े थे। शरीर में कोई हलचल नहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई पड़ रहे थे, पर अंतर मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। मन ही मन सोच रहा था, वो क्या मुझे हार्ट अटैक इसीलिए आया था कि मैंने तुलसी के साथ बहुत अन्याय किया था? क्या ये मेरे बुरे कर्मों की सज़ा थी? नहीं, ये मेरे बुरे कर्मों की सज़ा नहीं, ये तो मेरी उस सेवा का फल है जो मैंने तुलसी के लिए किया है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। क्या होता जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस ही ना आ पाता? सोचकर ही रूह कांप जाती है। क्या बीतती तुलसी पर? क्या वो एक पल भी जीवित रह पाती मेरे बिना? क्या वो मुझे माफ़ कर पाती कभी इस बात के लिए कि मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया? एक तो पहले ही बरी नहीं हो पाया था मैं अपने पिछले गुनाहों से, उस पर एक गुनाह और कैसे कर जाता? उसे विधवा बनाकर छोड़ जाने की जीते जी मैं जाती, वो कभी नहीं माफ़ करती मुझे। अगले कई जन्मों तक। रमाकांत ने एक लंबी सांस भरी और मन ही मन फिर सोचा, ये हार्ट अटैक तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। इसी की वजह से तुलसी की स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार आया है। ये तो एक सुअवसर दिया है विधाता ने मुझे कि मैं अपनी तुलसी को फिर से पहले जैसा पा सकूं और उससे अपने किए की माफ़ी मांग सकूं और उसके साथ कुछ खुशी के पल गुजार सकूं। ये सोचते हुए उनके चेहरे पर निश्चिंतता के भाव अस्पष्ट हो गए। होठों पर एक मुस्कान तैर गई। अगले ही दिन रमाकांत ने अभेद को पुनः स्मरण कराया कि तुलसी के संबंध में डॉक्टर से बात कर ली। अभेद ने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया और उन्हें तुलसी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। अभेद के विशेष आग्रह पर होम विजिट के लिए सहमत हो गए। शाम को डॉक्टर ने तुलसी का चेकअप किया तो मुस्कुराते हुए बोले, पेशेंट की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आश्चर्यजनक इम्प्रूवमेंट हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी मेडिसिन चेंज करनी होगी और एक्सरसाइज बढ़ाने होंगे। डॉक्टर के मुंह से निकले हर शब्द रमाकांत के कानों में अमृत घोल रहा था। सभी के चेहरे खिल उठे। तुलसी के चेहरे पर भी एक लंबे अरसे बाद सुकून के भाव दिखाई दे रहे थे। बेटे बहू और बेटी दामाद सभी मिलकर रमाकांत और तुलसी की सेवा में जुट गए थे। अगले 2 दिनों में रमाकांत के स्वास्थ्य में इतना सुधार हो गया था कि अब वो अपना काम खुद कर पा रहे थे, किसी की मदद लिए बिना। रमाकांत अब अपना ध्यान खुद से रखने लगे हैं, पर घर के सभी सदस्यों की यही कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। स्मिता और स्वाति दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाया। स्मिता सबसे पहले तुलसी को खाना खिलाने के लिए खिचड़ी ले आई और बड़े ही प्यार से उन्हें खिलाने लगी। रमाकांत पास ही बैठे देख रहे थे। कुछ देर वो शांति से देखते रहे, पर ज़्यादा देर चुप ना बैठ सके और बोले, ला बहू, मुझे दे, मैं खिला दूँ। पापा जी, कुछ दिन और आराम कर लीजिए, फिर तो आप ही करेंगी ये सब। मुस्कुराते हुए स्मिता ने कहा, बहुत आराम हो गया, अब खाली बैठा नहीं जा रहा मुझसे। वह जल्दी से जल्दी तुम्हारी सास को
उनके पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता हूँ। बड़ी ही अधीरता थी रमाकांत के शब्दों में। हाँ पापा जी, हम सब भी तो यही चाहते हैं, और कृपा, ईश्वर की कृपा रही तो वो दिन जल्दी ही आ जाएगा। स्मिता की उम्मीद भरे शब्दों से रमाकांत का चेहरा खिल उठा। आज पैकिंग कर लेना, कल जाना है हमें। अचानक अभेद के शब्द कान में पड़ते ही चौंक उठी स्मिता। जाना है? ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? अभी तो पापा जी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाए हैं, और माँ की देखभाल कौन करेगा? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं आप। आपको जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं रहूँगी। अस्मिता के जवाब में एक जिम्मेदार बहू अस्पष्ट नजर आ रही थी। तो क्या मैं अकेले जाऊँगा? क्या जवाब दूंगा माँ को कि उनकी बेटी क्यों नहीं आई साथ में? अभेद ने फिर सवाल किया। क्या कहा आपने माँ? अभेद के ये शब्द कान में पड़ते ही इतनी तेज से पलटी अस्मिता की खिचड़ी की कटोरी उसके हाथ से छूट गई। वो स्तब्ध हो अभेद को देखने लगी। आंखें डबडबा आई उसकी। हाँ, क्या कहूँगा माँ से कि आपकी बेटी मायके नहीं आना चाहती, आपसे मिलना नहीं चाहती। अभेद ने फिर से दोहराया अपनी बातों को। अस्मिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हो। अपने आंसुओं को रोकने की भरकस कोशिश की, पर सफल ना हो पाई। स्वाति उसके पास आकर उसके छलक आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, भाभी, बिल्कुल सही सुना आपने। भैया आपको मायके लेकर जाना चाहते हैं, पर माँ को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊँ मैं? अस्मिता बड़ी ही धर्म संकट में थी। अरे भाभी, माँ की चिंता मुझ पर छोड़, आप निश्चिंत हो, अपने मायके जाएं। थोड़े दिन आप अपनी माँ के साथ बिताइए और मैं अपनी माँ के साथ। स्वाति ने अस्मिता को पूरी तरह भरोसा दिलाते हुए कहा। पर तुम अकेले कैसे संभालोगी ये सब? स्मिता अभी भी चिंतित थी। मैं कब काम आऊँगा भाभी जी? अपनी श्रीमती जी को यूँ अकेले परेशान होने दूंगा क्या? ऐसी जुर्रत कर सकता हूँ क्या मैं? बड़ी ही मजाकिया अंदाज में रवि ने कहा। रवि की बात पर सब हंस पड़े, पर एक शख्स था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तुलसी। पर ये आंसू खुशी के थे। स्मिता, मैं सबके सामने अपने आज तक के गलत व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्या माफ़ कर पाओगी मुझे? अभेद के स्वर आत्मग्लान में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे। अस्मिता का गला रूंध गया, कुछ वो बोल ना सकी। अभेद ने फिर से अपना वाक्य दोहराया। क्या मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? मुझे शर्मिंदा मत करिए यूँ माफ़ी मांगकर। आप मेरे पति हैं, आपका हक है नाराज़ होने का। स्मिता ने जैसे ही ये कहा, स्वाति तुरंत बोल पड़ी, नहीं भाभी, हक तो दोनों का बराबर का है। या तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, परवाह करें, या फिर अपमान सहने का जिगर दोनों के पास होना चाहिए। किसी एक पर ही जाती होती रहे, ये अन्याय कहलाता है, और ये अन्याय मैं रोज़ सहता हूँ। रवि ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में माहौल को हल्का करते हुए कहा। रवि की बात पर सब हंस पड़े। अभेद कुछ स्वर गुंजायमान हुए। सभी चौंक कर तुलसी की ओर देखने लगे। बहू, एक बार फिर कुछ स्वर स्फुटित हुए तुलसी की जिह्वा से। स्मिता ने तुलसी का हाथ अपने हाथ में लिया। अभेद भी तुलसी के पास आकर बैठ गया। थोड़े प्रयास के फलस्वरूप तुलसी ने अपना एक हाथ अभेद की ओर सरकाया। अभेद ने माँ का हाथ अपने हाथ पर रख दिया। थोड़ी और कोशिश की तुलसी ने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाने की। एक हाथ में स्मिता का हाथ था और दूसरे में अभेद का। प्रयास सफल रहा। तुलसी ने अपने एक हाथ पर दूजा हाथ रख दिया। आँखों से अविरल धारा प्रवाहमान थी। रमाकांत भी ने अपना प्यार भरा हाथ अपने बहू बेटे के सिर पर फेरा। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब रमाकांत की आवाज़ सुन सभी हतप्रभ थे। तुलसी, तुम्हारी इस हालत का दोषी मैं ही हूँ। अभेद के इस व्यवहार का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस घर के नकारात्मक वातावरण का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। एक तरह से परिवार के हर सदस्य का गुनहगार हूँ मैं। आज मैं केवल तुलसी से नहीं बल्कि सभी से अपने किए की क्षमा मांगता हूँ। सभी को संबोधित करते हुए रमाकांत ने साथ ही अपने हाथ भी जोड़ लिए। सब हैरत से देख रहे थे उन्हें। एकदम मूक बधिर की भांति एक सन्नाटा सा पसर गया।
नहीं, तुलसी की आवाज़ ने सबका मौन भंग किया। सबने देखा तुलसी ना के संकेत में अपनी गर्दन हिला रही थी और शायद ये प्रारंभ था खुशियों का, सुखों का। माहौल गंभीर था पर सबके चेहरे पर खुशी थी, संतुष्टि थी, निश्चिंतता थी। मित्रों, कहानी ही समाप्त करती हूँ। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।